देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वे यह मानते रहे हैं कि माइनिंग विभाग काजल की कोठरी है, इसमें न जाने क्या होता होगा, और कार्यक्रम में शामिल होने तक यही सोचता रहा। लेकिन केंद्रीय खनन विभाग की प्लानिंग के बारे में जानकारी मिलने पर भरोसा हुआ है कि पारदर्शिता का काम तेज हुआ है। भारत सरकार का खनन एजेंसियों को जोड़ने के लिए सुचिता को बढ़ाने का काम है, और इस तरह के मामलों में सरकार को आरोप से बचाने का काम केंद्र सरकार की नीतियां कर रही है। सीएम ने कहा कि माइनिंग सेक्टर में खनन की अलग अलग संभावनाओं की तलाश कर केंद्रीय खनन विभाग ने मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को विकास के अवसर दिए हैं। उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न संपदा जहां अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश। सीएम यादव ने कहा कि ये जो हमारे मध्य प्रदेश को परमात्मा का दिया संपदा का वरदान है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में लिथियम मिला है। और ये बात भी सही है कि ये पुराने जमाने में एक पिक्चर आई थी काला पत्थर, बड़ा उस काला पत्थर की कहानियां अलग अलग प्रकार से दिखाई देती थी। सच मानो मुझे भी आज के इस कार्यक्रम के आने के पहले यही डर लग रहा था कि माइनिंग विभाग है, मतलब ये काजल की कोठरी है, इसमें भगवान जाने क्या होता होगा। लेकिन आपने उसके ऐसे दरवाजे खोले चारों तरफ से, ऐसा एहसास कराया कि ऐसा लग रहा है हर ओर से ये सुचिता की बयार आ रही है, एकदम साफ सुथरेपन का हवा आ रही है। और मैं तो सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, जिनका शासन सुशासन के नाते से जाना जाता है। लेकिन वो 2000 साल पुराना हो सकता है, लेकिन मैं मान के चल सकता हूं कि वर्तमान के हमारी सरकार के मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री उसी का परिलक्षित रूप दिखाई दे रहा है। विक्रमादित्य का काल हमको एहसास करा रहा है कि हाँ, वो काल कितना सुंदर होगा, जिसके आधार पर हमको गर्व है हमारी संस्कृति पर। सीएम ने कहा है कि माइनिंग सेक्टर में खनन की अलग अलग संभावनाओं की तलाश की जा रही है। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता और रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप प्रवक्ता। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय धवले जी, सीएम ने कहा है माइनिंग सेक्टर में बहुत संभावना है, इस विषय पर आपकी थोड़ी सी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए मध्य प्रदेश माइनिंग सेक्टर में नित नए आयाम करते रहा है, और आज ही मध्य प्रदेश को 29 मिनरल ब्लॉक्स का जो एक्सप्लोरेशन जो आवंटन किया है, उसके ऑप्शन के लिए मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। तो और मध्य प्रदेश में भी देखेंगे कि मैक्सिमम रेवेन्यू मध्य प्रदेश का माइनिंग सेक्टर से आता है। चाहे हम कोल की बात कर ले या डोलामाइट की, मध्य प्रदेश में मैंगनीज की माइंस काफी है। मध्य प्रदेश में सैंड का भी काफी माइनिंग होती है। तो मध्य प्रदेश का माइनिंग डिपार्टमेंट हमेशा से मध्य प्रदेश के लिए रेवेन्यू जनरेट का काम करते रहे हैं, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के माइनिंग डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से जो 29 कोल ब्लॉक का अनबिटन जो ऑप्शन किया था, उसके लिए मध्य प्रदेश को पहला पुरस्कार भी मिला है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के माइनिंग डिपार्टमेंट ने काफी अच्छी प्रकार से काम किया, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से संदेश दिखाया कि मध्य प्रदेश में संभावनाएं अपार है। उन संभावनाओं का हम लोगों को कैसे एक सीमित दायरे में रह के मतलब लोग प्रकृति का संवर्धन करते हुए, निसर्ग का संवर्धन करते हुए कैसा उसका दोहन करें, और उसके साथ में रेवेन्यू जनरेट करें, साथ साथ रोजगार और अन्य जो बेसिक उसके साथ में जो सुविधाएं डेवलप करनी है, वो भी माइनिंग एक्सप्लोरेशन के साथ साथ हम लोग ढूंढेंगे, और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। इसी प्रकार से आज का जो नेशनल माइनिंग का कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार व्यक्त किए। बिल्कुल बिल्कुल अजय धवले जी, सही कहा आपने। यहाँ पर विकास की संभावनाएं भी सामने लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। नितिन दुबे जी, आपके पास आऊंगी। खनिज ब्लॉक की नीलामी में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है, ये अचीवमेंट है मध्य प्रदेश के लिए, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, अब उनकी सरकार है, वही अवार्ड देने वाले हैं, वही अवार्ड ले लें और अचीवमेंट कर लें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा को छलनी कर दिया है। ये बात जो है पूरे देश का मीडिया जानता है, मध्य प्रदेश का ही नहीं, भाजपा के नेता भी जानते हैं। और आज मुख्यमंत्री ने उस बात की पुष्टि भी कर दी कि माइनिंग जो है वो काजल की कोठरी है। भाई, आप सरकारी महकमे को, आप जिसके प्रधान हैं, उसको काजल की कोठरी कह रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ही उसमें हाथ डालने से कतराएगा तो अधिकारी क्या करेंगे, आप समझ जाइए। इसका मतलब मोहन यादव के संज्ञान में है
कि खनन के मामले में क्या क्या हुआ। खनन के मामले में खनिज अधिकारी से लेके खनिज मंत्री तक पैसा जाता है। नर्मदा के सारे घाटों को बर्बाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के 18 पिछले 19 साल के कार्यकाल में। अवैध रेत का परिवहन जमकर हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिजन जी उदनी विधानसभा में ट्रक और डंपर खरीद कर रेत का परिवहन कर रहे थे। ये आरोप नहीं है, ये सत्यापित और प्रमाणित बात है। ये प्रमाणित बात है। एक एक मीडिया पर्सन और भारतीय जनता पार्टी से लेके कांग्रेस का एक एक नेता, आम आदमी, सब लोग जानते हैं जी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध रेत का परिवहन कहाँ हुआ। दूसरी बात, इनके जो चहेते ठेकेदार थे जिन्होंने रोड का ठेका लिया, जी सरकारी भवनों का ठेका लिया, उन्होंने जो है कोपरा, मुरम, मिट्टी या जो भी खनिज संपदा थी उस सबको बुरी तरह बर्बाद किया है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री के अंदर इच्छा शक्ति है अवैध खनिज रोकने की, जी नर्मदा की जो है जिस तरह उत्खनन किया जा रहा है, पोकलैंड मशीनें नर्मदा के अंदर चल रही हैं, नाव से जो है रेत का परिवहन हो रहा है, आज भी हो रहा है। जी पूर्व मुख्यमंत्री की गांव जैत में हो रहा है आज भी। मुरैना में जो स्थिति है, कलेक्टर, डायरेक्टर, एडिशनल एसपी जैसे व्यक्तियों के सिर पे गोली लगा दी जाती है, पटवारियों को मारते हैं, ठीक है आरआई को मारते हैं, ठीक है नितिन जी, तहसीलदार को मारते हैं। ठीक है नितिन जी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पिछले 19 सालों में लखपति बन गए हैं अवैध खनन से। ठीक है नितिन जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। मैं रीना सक्सेना जी आपके पास आऊंगी। 100 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट शुरू करने की सीएम मोहन यादव ने यहाँ बात की, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको किस रूप में देखती है, क्योंकि जिस तरह से प्रोजेक्ट शुरू होंगे कहीं ना कहीं रोजगार में भी अच्छे अवसर की संभावनाएं बन रही है यहाँ पर। ये तो बात सही है कि नया रोजगार मिलेगा लोगों को। जो यहाँ बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी दूर होगी उनकी जी। मगर कितनी स्वच्छता रहेगी, कितना ईमानदारी रहेगी, ये बहुत एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है जी। क्योंकि हम देख रहे हैं 20 साल से भाजपा की सरकार है, मगर जैसा कि नितिन जी बोल रहे हैं, खनन माफिया को पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का प्राप्त होता रहा है। खुल के भी आया, डंपर घोटाले हों चाहे माफिया के जितने भी घोटाले हों, सब में खुद पूर्व मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित संजय पाठक हैं, बहुत सारे मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या ये पारदर्शिता बनी रहेगी, ये एक प्रश्न की बात है। और क्या सीएम मोहन यादव इस पारदर्शिता को बरकरार रख पाएंगे? मध्य प्रदेश के लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े स्केल पे जो है हमें ये काम मिलने वाला है, मगर पारदर्शिता इंपॉर्टेंट है। जिस बड़े मंचों से भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की जाती है, क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाएगी, जो कि होती है यहाँ पे और खुलेआम होती है। जो अभी आप देखिए वो पटवारी पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, या उससे पहले आपने मुरैना में भी देखा था एक अपने एसपी साहब की मौत हुई थी, तोमर साहब की। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो नित्य प्रतिदिन अधिकारियों को रौंदा जा रहा है, मारा जा रहा है, और खनन माफिया जो है बिल्कुल भी निडर होके काम कर रहा है। ये उसे अधिकारियों का, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे खनन अधिकारी हो, उनका कोई भय नहीं है उन्हें, और वो निरंकुश होके यहाँ पे पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है तो रीना जी, किसकी छत्र छाया में? ठीक है रीना जी, सरकार जिसकी पुनः आऊंगी आपके पास में, पुनः आऊंगी मैं आपके पास में। अजय धोले जी आपके पास आऊंगी। तो कि नितिन जी ने कहा है कि खुद की सरकार है, खुद ही अवार्ड दे लेती है, और दूसरा ये कि रीना जी ने कहा है पारदर्शिता कितनी रहेगी। देखिए धर्मिष्ठा जी, अगर आप टारगेट जो डिफाइन करते हो, टारगेट को अचीव करते हैं, तो आपकी खुद की सरकार भी रहेगी तो भी आपको अवार्ड मिलेगा। तो मध्य प्रदेश ने देश में सर्वाधिक माइनिंग ब्लॉक एक ईयर में ऑन ईयर एवरेज सर्वाधिक माइनिंग ब्लॉक का ऑप्शन किया है और सक्सेसफुल ऑप्शन किया है, और सारे ऑप्शन एग्जीक्यूट हो गए, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गए, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को अवार्ड मिला है। और इनको माइनिंग में मुझे लगता है कि नितिन जी को थोड़ा सा अभ्यास ये होना चाहिए था कि सिर्फ सैंड ही माइनिंग का एक स्केल नहीं है, मेजर मिनरल, माइनर मिनरल ये डिफाइन है, और मेजर मिनरल में कोल जाता है, आपका डोलोमाइट है, फिर हमारा मैंगनीज है, फिर मध्य प्रदेश में लिथियम, ये बहुत सारे अन्य विषय भी आते हैं। तो सिर्फ
सैंड से कनेक्ट करके रेवेन्यू को उसमें लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है ये आपकी थोड़ी पढ़ाई की कमतरता हो सकती है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने अनबीटन 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और इन 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माइनिंग पॉलिसी, अच्छी माइनिंग पॉलिसी के तहत माइनिंग ब्लॉक्स का डेवलपमेंट हो, फिर माइनिंग का एक्सप्लोरेशन हो, एक्सप्लोरेशन के साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इस सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी की बात मध्य प्रदेश सरकार स्थापित कर चुकी है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को ये ऑक्शन प्रोसेस के लिए, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए ही अवार्ड मिला है। और जो आम आदमी की प्रवक्ता हमारी साथी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पे करेक्शन के नार जोड़े लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से आज इस प्रकार के बातें सुनना भी बहुत हास्यास्पद लगता है, क्योंकि जिस पार्टी की आधी कैबिनेट में है, जिसके मुख्यमंत्री ईडी के समन्स को इवेक्ट कर रहे हो, और जिस पार्टी का जन्म अजय जी यहाँ पे एक सुधार कर लीजिए कि जो आम आदमी पार्टी की पूरी आपने कैबिनेट अंदर बैठा रखी है ना, उसमें आपके गृह मंत्री का पूरा हाथ है, आपके गृह मंत्रालय का हाथ है। नई कैबिनेट बहुत अच्छे से काम कर रही है, वहां जनता खुश है, जनता के हित में काम हो रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को कभी तारीफ नहीं करनी आती, तारीफ नहीं कर पाती है। ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि मात्र देश में एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो दूसरी सरकारों द्वारा अच्छे काम करने पर कोई प्रशंसा पत्र नहीं देती, खुद की पीठ ठोकने का काम तो खूब करती है, मगर दूसरी सरकारों द्वारा जब अच्छे काम किए जाते हैं तो उस पर पीठ नहीं ठोकी जाती। अगर इतना बढ़िया अच्छा शिक्षा मॉडल था तो उसमें कहीं भी मनीष सिसोदिया जी को कोई अवार्ड देने की बात नहीं की गई, जो कि देश में एक शिक्षा क्रांति लाए। सत्येंद्र जैन जी को कोई भी चिकित्सा क्रांति लाने पर कोई भी अवार्ड देने की बात नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी सर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। रीना जी, अजय जी, कोई कार्रवाई नहीं होती। रीना जी, अजय जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। विलक्षण जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विलक्षण जी, खनिज ब्लॉक की नीलामी में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला और दूसरा है कि 100 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहली बात तो धर्मिष्ठा जी, हमें ये देखना होगा कि सिर्फ आवंटन ही क्या हमारे लिए एक जीत का या प्रोग्रेशन का सर्टिफिकेट है। सी, यहाँ पर जब सरकार बदलती है या सरकार ही क्या जब युग बदलता है, अब एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश आज बनना चाह रहा है, तो क्या हम मान लें कि सिर्फ इतने से ही नवाचार से काम हो जाएगा? 2016 से लेके 2024 तक के बीच में कई बार ऐसी फेजेस आए जब सैंड माफिया रिलेटेड, और यहाँ पर माफियाओं से रिलेटेड भी नहीं, सैंड माइनिंग पॉलिसी ले लीजिए आप, माइनिंग पॉलिसी ले लीजिए, इसे हफ्ते दर हफ्ते महीने दर महीने बदला गया है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लस्टर बेस्ड जब एलोकेशन होता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा होगा कि एक क्लस्टर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे आवंटन और एलोकेशन होंगे सैंड्स के लिए। आपको इलीगल माइनिंग अगर खत्म करनी थी तो चंबल में आपने इलीगल माइंस को लीगल डिक्लेयर कर दिया ताकि वहां पे माइनिंग कंफर्टेबली होती रहे। और इसी तरह के दबाव में जब सरकार काम करती है तो एनवायरनमेंट तो छोड़ ही दीजिए, बिजनेस इन्वेस्टमेंट से लेकर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से लेकर इवन टैक्स इवेजन जैसी चीज़ों के लिए भी सरकार पॉलिसी वाइज उसके लिए क्या क्लस्टर क्रिएट कर रही है। अगर आपने आज पॉलिसी क्रिएट करती कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या सेंटर्स के बगल में आपका एक भंडारण का पूरा होना चाहिए जिसका लगातार निरीक्षण होगा, अगर वो 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर होता है तो होता नहीं। अब आप भोपाल से लेकर अगर होशंगाबाद के बीच में ही चले जाएं, आप चाहे बुधनी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं या नर्मदा किनारे किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को आप पकड़ लें, आपको रियलाइज होगा कि इलीगल माफिया धड़ल्ले से माइनिंग किए जा रहे हैं। अच्छा, अकेली माइनिंग यही नहीं हो रही है, साथ ही साथ अगर हम कहें मध्य प्रदेश जिंक और कॉपर के सबसे बड़े प्रोडक्टिंग स्टेट्स में से है, लेकिन आज कौन सी कंपनियां इनको माइन कर रही हैं? कब मध्य प्रदेश की खुद के मिनरल्स मध्य प्रदेश के खुद के लोगों के बेनिफिट के लिए होंगे? कब ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश की संपत्ति पर मध्य प्रदेश के लोगों का हक होगा? आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट लॉबियिस्ट जो रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको ये टेंडर्स दे दिया जाता है बनस्पत इसके कि मध्य प्रदेश के खुद की जो माइनिंग की एक एस्टैब्लिश कॉर्पोरेशंस हैं या संस्थाएं हैं, आज उनको आवंटन दिया जाए। आप थर्ड ग्रेड माइंस को मध्य प्रदेश के कुछ सेलेक्टेड लोगों को आप दे देते हैं, और हाई यील्डिंग माइंस जिनसे आपको बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और मिनरल्स मिलेंगे,
क्या उसमें मध्य प्रदेश के लोगों को या मध्य प्रदेश बेस्ड कंपनियों को मिलेगा? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा अगर जियोलॉजिकली देखे तो कोई इस बात से डिनाई नहीं करेगा कि यहाँ पर रेयर मिनरल्स की माइनिंग के लिए आज तक प्रॉपरली सर्वे नहीं हुए। अब आज इंटरनेशनली जब हम जानते हैं कि चाइना ने सेमीकंडक्टर जो बनते हैं उनके लिए जो मिनरलों का इस्तेमाल होता है उस पर एकाधार कर रखा है, जिसपे आज पूरी विश्व की जियोपॉलिटिक्स टिकी हुई है। मध्य प्रदेश में आज भी इस बात के सर्वेस किए जा सकते हैं कि क्या ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स मध्य प्रदेश में फाइंड आउट किए जा सकते हैं और क्या उन्हें माइन किया जा सकता है, लेकिन हम वो नवाचार नहीं कर रहे। तो इसमें अगर हमें, ठीक है, आवंटन है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में अगर हमारे लिए कोई एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ वहीं तक हम सीमित रह पाएंगे? हमें उसमें आगे भी बढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा विलक्षण जी कि हम यहीं तक रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है। अजय दवले जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से विलक्षण जी ने सीधे सीधे सवाल वही पूछा है, खनन माफिया जो इतने अवैध खनन माफिया जो हैं जिनकी धरपकड़ इतनी ज्यादा मजबूत हो रही, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? और दूसरी चीज ये कि मध्य प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, और बहुत अच्छी बात है कि देश तरक्की कर रहा है, मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है, लेकिन उसका लाभ क्या मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा? देखिए, धर्मिष्ठा जी, जो ऋषि जी ने बातें कही, पहली बात तो कि मध्य प्रदेश में खनन माफिया के विरुद्ध सरकार का, पूर्ववर्ती सरकार का भी जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस नीति का क्रियान्वयन कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। रही बात दूसरी, एक्सप्लोरेशन कौन करेगा, क्योंकि टेंडर सारे आजकल देखिए ग्लोबल टेंडर होते हैं या टेंडर जो होते हैं ओपनली टेंडर इनवाइट किए जाते हैं, ओपन कॉल होता है, जो सक्सेसफुल बिडर होता है, जो क्वालिफाई होता है, जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होता है, उसको टेंडर मिलता है। तो सरकार का काम नहीं है कि किसको टेंडर देना है, जो आदमी क्राइटेरिया में फिट बैठेगा, जो प्रॉपर बिड करेगा, और जो बिड में अगर H1 का टेंडर H1 आएगा और L1 की टेंडर होता है L1 जो आएगा उसको टेंडर मिलते हैं। तो इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि ये सारी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। रही बात मध्य प्रदेश को इससे क्या फायदा मिलेगा, तो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसका मैक्सिमम पोर्शन राज्य सरकार को मिलता है माइनिंग का। जो मेजर मिनरल का एक्सप्लोरेशन मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो उसका मेजर जो रेवेन्यू पोर्शन है वो मध्य प्रदेश को मिलेगा। वो मध्य प्रदेश की आधारभूत संरचना को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। एक पोर्शन होता है जो डीएमएफ में जाता है, डिस्ट्रिक्ट फंड, और डीएमएफ अपना काम करता है जहाँ पे जिले की, अगर किसी जिले में पर्टिकुलर माइन है तो वहां पे आधारभूत संरचनाओं के लिए काम करता है, और एम्प्लॉयमेंट भी होता है, तो वो वही मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि यहाँ की माइन किसी बाहर वाला व्यक्ति अगर लेके चला गया, जिसने ऑप्शन में पा ली है, तो वो सारा का सारा पैसा भी वही लेके जा रहा है। तो ये थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते समय भी मुझे लगता है कि विलक्षण जी को यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल, आपकी ही पिछली सरकार ने, अजय जी आपकी पिछली सरकार में एक इवेंट किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें मध्य प्रदेश के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स का सम्मानित किया गया था। उसमें से 2 वो टैक्स पेयर्स थे जिनका काम मध्य प्रदेश में माइनिंग का था, इंदौर बेस्ड थे। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आपका ये कहना है कि हमारे मध्य और बिजनेस की, जहां तक आप टेंडर की बात करते हैं कि लोएस्ट वैल्यू में, सी इट्स अ मैटर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात नहीं आती है। और जहां तक आपकी सरकार प्रेफरेंस देने के लिए करती है, कोई भी और अकेली आपकी नहीं, मध्य प्रदेश छोड़िए, राजस्थान हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे झारखंड हो, हर वो सरकारें जहां पर अपने स्टेट के लोगों को, अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहती है, ओडिशा बेस्ट एग्जांपल है इस मामले में, अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहती है तो प्रेफरेंस देती है। आप क्या करते हैं? आपके पास अगर बैक्ड टेंडर्स की अगर अवेलेबिलिटी आती है तो आप उनको प्रेफर करते हैं। जब आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए, जब आपके लास्ट सीएम ने सम्मानित किया ऐसे 2 लोगों को जो हाईएस्ट टैक्स पे कर रहे हैं, जो माइनिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश में अपना रेवेन्यू जनरेट करके लेके आते हैं, और उनकी माइनिंग की सारी टेंडर्स खदारें तो झारखंड से आती हैं। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैपेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल कैपेबिलिटी है, बट द पॉइंट इज आपके पास इंसेंटिव है, और जब सरकार दे सकती है तो कुछ 100 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च करके क्या मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती? क्योंकि वो माइनिंग के एम्प्लॉयमेंट्स अधिकारी, और सिर्फ लेबर की बात नहीं है, स्किल्ड लेबर की बात है। बिल्कुल, एक इंडस्ट्री अगर स्टैब्लिश होती है तो सीए से लेके लीगल एडवाइजरी से लेके फ्लोर क्या कहते हैं, बिल्डिंग मैनेजर हो गया, इंजीनियर्स हो गया, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बिल्कुल, क्या आप उसको नहीं सपोर्ट करना चाहेंगे? ये आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल अजय जी। अजय जी, तो पहली बात वो, अगर मुझे लगता है कि विलक्षण जी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, जिस प्रकार की पॉलिसी से कह रहे हो, उस प्रकार से मध्य प्रदेश को क्लोज स्टेट बना देना पड़ेगा कि यहाँ बाहर के लोग आके टेंडर ही ना कोट करे, ट्रांसपेरेंसी रहे। तो देखिए, ओपन टेंडर जब हो रहे हैं तो निश्चित रूप से भारत सरकार की ये गाइडलाइन है कि टेंडर ओपन टू ऑल होते हैं।
हम लोगों ने एक मुक्त इकोनॉमी को चुना है। आऊंगी रीना जी। ओपन इकोनॉमी में निश्चित रूप से सभी को पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है। अब आप बात बता दूं विलक्षण जी, मध्य प्रदेश की बड़ी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो आज देश में एनएच के सर्वाधिक काम लेके बैठी है। तो आप क्या कहेंगे कि उस कंपनी को मध्य प्रदेश के सिवा और कहीं काम नहीं मिलना चाहिए? तो आपको ये देखना, वही कंपनी मध्य प्रदेश के साथ साथ गोवा में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बात कर रही है, तो क्या गोवा में उनको वहां काम करने लगी है? वो गोवा से बिलोंग नहीं करती। इस प्रकार तो देश में मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी चलेगी कि जिस राज्य की कंपनी है उसी को वहां पर टेंडर मिलेगी। हाँ ठीक है, प्रोत्साहन की बात है तो मध्य प्रदेश में हमेशा से जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज है, उनके लिए इंसेंटिव पॉलिसीज है जो आईसीडीसीएस की, उनके तहत इंडस्ट्रीज इंसेंटिव का काम करती हैं। इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट से लेके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके मैन पावर से लेके सारी चीजों के लिए इंसेंटिव सरकार द्वारा दिया जा सकता है। मुझे लगता है जो विभाग की सारी देखिए हम समग्र डिबेट करें तब इस डिबेट को सार्थकता आएगी, ना कि एक ऐसे डिबेट की तरफ जाए कि क्लोज इकोनॉमी कर दे और मध्य प्रदेश में से अजय जी अगर भाजपा सरकार इकोनॉमिक वे में भी चाहती है कि मध्य प्रदेश आगे आने में तीसरे नंबर के राज्य का स्थान ग्रहण करे, तो मेरे मित्र मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि क्लोज्ड इकोनॉमी एक बहुत डिफरेंट चीज होती है और एक नॉर्मल इकोनॉमी बहुत डिफरेंट चीज होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीडीपी, मध्य प्रदेश की जीडीपी की रियलिटी रियलाइज करना जरूरी है। हम महाराष्ट्र नहीं है, ना ही हम कोई बड़ा प्रदेश है जो जीडीपी हर तरीके से ग्रो कर रहा है। जब तक हम हमारे खुद की ऑर्गेनिकली ग्रो करी हुई कंपनीज को प्रेफरेंसेस खुद ही की सर्विसेज में नहीं देंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरों के उसमें आप कर सकते हैं? आप महाराष्ट्र से कंपनीज ले आते हैं, आप गुजरात से कंपनीज ले आते हैं, आप स्किल्ड लेबर्स वहां से इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए आज पंजाब में कितना बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि पंजाब में बिहारी लोगों को स्किल्ड लेबर लेके ट्रांसफॉर्मेट करना पड़ता है। जब कोरोना काल हुआ था तो यही स्किल्ड लेबर्स को वहां से वहां विस्थापित करने के लिए दिक्कत आई थी। वो तो भला हो पंजाब के फार्मर्स का जो उन्होंने किया। तो ऐसे ही स्किल्ड लेबर्स को माइनिंग में भी आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश को अगर चाहिए कि मध्य प्रदेश इन्वेस्ट करे ताकि मध्य प्रदेश में खुद इन्वेस्टमेंट आए भी, तो आप स्किल्ड पार्क बनाइए। यहाँ पे अगर नवाचार की हमें बात ही करनी है तो माइनिंग का स्किल पार्क आज भी मध्य प्रदेश में कहाँ है? हम फूड पार्क की बात करते हैं, हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की बात कर सकते हैं, लेकिन आज भी माइनिंग से रिलेटेड हमारे यहाँ क्या नवाचार है? बिल्कुल। क्या मध्य प्रदेश सरकार हैवी अर्थ मूवर्स जैसी जो मशीनरी का इस्तेमाल होता है उसके लिए बना सकते हैं क्या? ये भी तो नवाचार आप सोचिए ना। जी, तो धर्मेश जी, इलेक्शन जी को इस मेरे प्रश्न जो उनका प्रश्न उसको उत्तर में देना चाहूंगा कि देखिए मध्य प्रदेश एक बीमारू टैग वाला मध्य प्रदेश था जो विगत 20 वर्षों में बीमारू टैग हटा के पॉजिटिव ग्रोथ वाले और जीडीपी में मध्य प्रदेश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने रहेगा। 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, कब तक बीमारू राज रहेगा? जी आऊंगी आपके पास। 20 साल से तो आपकी की सरकार है साहब। अब वो रोना तो बंद कीजिए, अब आगे बढ़ना शुरू कीजिए, मध्य प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाना शुरू कीजिए। आप टेंडर्स में प्रायोरिटी दीजिए ना कि मध्य प्रदेश के लोगों को हम प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस हम मध्य प्रदेश के बीटर्स को देंगे, तो हम आगे मध्य प्रदेश की जनता को बढ़ा पाएंगे। और हम मध्य प्रदेश की जनता को कोई फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे नहीं तो मध्य प्रदेश के लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? आप हर बार आप लोग से जब भी कोई बात होती है बीमारू राज पे पहुंच जाते हैं। 20 साल से आपकी सरकार, कब तक बीमारू राज कर रोना रोएंगे? ठीक है अजय जी, रीना जी पुनः आऊंगी, नितिन जी, अजय जी पुनः आऊंगी आपके पास। जी नितिन जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं तो मुद्दे की बात करता हूँ। बिल्कुल। 100 योजना 200 योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अगर चुनाव लड़ती है तो खनन माफिया, शराब माफिया, मादक पदार्थों के विक्रेता, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। दूसरी बात कि इनके मंडल कमंडल से लेकर रेत माफिया, शराब माफिया हर महीने उनको पैसे भेजता है। ये नीतियां बनाकर, ये 100 नीति बना दी, 200 नीति बना दी, ये जनता को गफलत में डाल रहे हैं। क्या है एक इनका सिस्टम है कि ये जो है हमने 100 नीतियां लेकर आए। अरे भाई 100 नीतियां, जो पुरानी नीतियां क्या खराब है भाई? जब खनन, अवैध उत्खनन अपराध है तो उसमें फिर दूसरी नीति की क्या जरूरत है? हत्या में 302 की धारा लगती है, उसमें कौन से कानून की प्रावधान की आवश्यकता है? अगर मान लीजिए हमारे पुराने नियमों पे ही सही तरीके से काम हो तो हमारा कानून इतना सख्त है कि नई योजना की आवश्यकता ही नहीं है। मुद्दे की
बात ये है कि खनन माफिया, शराब माफिया, ये भाजपा के पोषक हैं, भाजपा उम्मीदवारों के पोषक हैं। आप इस चुनाव में विधानसभा में देखिए कि अवैध रेत का उत्खनन करने वाले इनके पोलिंग एजेंट थे। अवैध रेत का उत्खनन करने वालों ने इनको पैसा दिया, इनके जिलाध्यक्षों के पास पैसा जाता है, हर महीने पैसे जाता है, तो ये कहां से कार्रवाई कर लेंगे? भाई वल्लभ भवन में, मंत्रालय में बैठ के आप जो है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, मीडिया को भ्रमित करने के लिए ये सब बातें करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है अवैध कामों से पल रही है। ठीक है नितिन जी, अवैध नितिन लोगों से लड़ रही जी है। पुनः आऊंगी आपके पास। अजय धवले जी, कांग्रेस प्रवक्ता का सीधा सीधा आरोप है आप ही खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, जिस पार्टी की 2014 में सरकारी कोयला स्कैम की वजह से, अरे इनकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, उसकी वजह से जिस पार्टी की सरकार गई है, जो वापस केंद्र में आने का नाम नहीं ले रही, तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार इस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया था, देश के माफिया क्या होता है और क्या था कोल माफिया, ये देश को दिखाने वाली कांग्रेस के प्रवक्ता, देश की जनता अब आप पे विश्वास नहीं करेगी। आपको उस दौर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में अंदर में डूबी हुई पार्टी भ्रष्टाचार की बात करेगी। मुझे लगता है ये आश्चर्य बयान है। अरे आप खुद भ्रष्टाचारी हैं अजय जी, जरा देखिए आपके जिलाध्यक्ष और विधायक उम्मीदवारों की स्थिति 2023 में भी देखिए, हमें सब मालूम है भाई, दाई से पेट नहीं चुकता है। समझ में आई ना आपको बात? हमको मालूम है कहाँ कहाँ आपका पैसा पहुंचता है, किस उम्मीदवार की मदद शराब माफिया ने की है, किस उम्मीदवार की मदद खनन माफिया ने की है। आपके उम्मीदवारों ने अड़ी डाली है उनके ऊपर। भाई चुनाव आ गया है, अब रेत खनन नहीं कर पाओगे, अब शराब नहीं बेच पाओगे। कि किसको कारण बातें आप टीवी में बैठकर ये अनागर वार्तालाप करने से नहीं होता है। मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात। ये जनता भ्रमित होने वाली जनता नहीं है। अरे भाई आप मुद्दे की बात करो यार। ठीक है नितिन जी, अजय जी, सब मालूम है हमें। ठीक है नितिन जी, कहाँ से क्या चल रहा है पूरा। नितिन जी ठीक है, भाजपा के जिलाध्यक्षों का घर चल रहा है ठीक है नितिन जी पुनः आऊंगी आपके पास। विलक्षण जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि सीएम मोहन यादव ने कहा है कि माइनिंग के क्षेत्र में हम उड़ीसा के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं। जी देखिए धर्मिष्ठा जी, यहाँ पर एक आप देखें, जब मध्य प्रदेश में कमान भाजपा सरकार को मिली है, उससे नो डाउट अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है वो चौतरफा हुई है। चौतरफा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने सेक्टर सारे एक्सप्लोर किए, लेकिन कोरोना काल ने हमको ये चीज सिखाई कि जो सेक्टर्स में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है वो बहुत ही रनिंग इकोनॉमी, डायनामिक इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। माइनिंग एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें मध्य प्रदेश के पास ना तो खनिजों की कमी है, ना संपदा की कमी है, कमी है सिर्फ एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपेरेंट हो और उसको प्रॉपरली हम एनवायरमेंटली भी चैनलाइज कर सके और साथ ही साथ उसका एक बेहतर क्लस्टर क्रिएट कर सके। और हमारे पास ये अच्छी एक चीज है, एज अ मध्य प्रदेश का सिटीजन या एक एनालिसिस्ट की तरह अगर हम देखें तो हमारी हालत तो ऐसी भी नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ में हो जहाँ जहाँ पे भूपेश बघेल की सरकार ने एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट देवदेव का खत्म करने की कोशिश करी थी ताकि वहाँ कोल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। ना कि हमारी हालत राजस्थान जैसी है जहां अशोक गहलोत सरकार पे 66,000 करोड़ के कोल स्कैम का आवंटन के ऊपर ही एलिगेशन लगा था। सी मध्य प्रदेश के साथ बेहतर स्थिति ये है कि यहाँ का लोकल माफिया यहाँ पे सरकार के ऊपर हावी है। दी एड्रेस यहाँ पर यह है कि हम कोई मतलब आसपास के बड़ी कंपनीज के लॉबीज द्वारा मोटिवेटेड नहीं है। हम अगर सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज्ड चैनलाइज्ड वे में एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ही बना ले, हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ही अगर आज क्रिएट कर देते हैं माइनिंग के लिए, एक फिक्स्ड पॉलिसी बना दे जो हर हफ्ते दर हफ्ते, हर महीने दर महीने ना बदले, तो हमें इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। भाई मार्केट स्टेबिलिटी तो तभी आती है जब आपके नियम कायदे फिक्स हो। अगर आपके नियम कायदे ही फिक्स नहीं होंगे, आप अपने लोकल पॉलिटिशियन मोटिवेटेड माफियाओं को सेटिस्फाई करने के लिए अगर बदलते रहेंगे तो हम कैसे मध्य प्रदेश का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो माइनिंग में प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर फोकस यही आना है कि अगर मध्य प्रदेश का पैसा मध्य प्रदेश में रहे और मध्य प्रदेश के लोगों को और कंपनीज को उसकी प्रेफरेंसेस मिले, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक इको क्लस्टर क्रिएट होगा। इस इको क्लस्टर में सामने से इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे कि आज अभी मोहन यादव जी ने अच्छे से डिस्कशन भी किया है, जो आपके पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट
की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो नॉन फॉर प्रॉफिट्स होती है, इनमें इन्वेस्टमेंट होगा प्रॉपरली। यहाँ पर मोटिव, इंसेंटिव और यहाँ पर फंड्स की कमी नहीं है। क्रिएशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी बॉडी ही यहाँ पे सभी चीजों को एड्रेस कर सकती है, और यही मेरे ख्याल से मोहन सरकार से जनता एक्सपेक्ट भी करती है। बिल्कुल सही कहा कि मोहन सरकार से जनता यही एक्सपेक्ट भी करती है, वो विकास के कार्यों को करेंगे और लगातार मध्य प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाएंगे। अजय धवले जी, नितिन दुबे जी, रीना सक्सेना जी और विलक्षण सक्सेना जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि हमारा प्रयास रहेगा कि माइनिंग के क्षेत्र में हम उड़ीसा के नक्शे कदम पर चले। ऑक्शन के नियम के लिए ही हमको पहला पुरस्कार मिला है और अब देखना दिलचस्प होगा कि मोहन सरकार की ये नई नीति कितने रंग दिखाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।